अब कुछ संपत्तियों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं बेच पाएगा, प्रॉपर्टी डीलर तो दूर की बात है, खुद उसका मालिक नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और एक बड़ी अहम बात कही है कि कानून राजाओं का राजा है, इससे अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। तो अब इंसान चाह के भी अपनी संपत्ति को नहीं बेच पाएगा, और अगर उसको बेचना है तो उसको उन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर बताई गई है। ये जजमेंट अभी का है, 2024 का है, और स्पेशल गाइडलाइन जारी की है जजमेंट के अंदर उन लोगों के लिए जो संपत्ति बेचने खरीदने का काम करते हैं। तो अब अगर किसी को संपत्ति बेचनी या खरीदनी है तो इसके अंदर जैसे रूल रेगुलेशन जो बताए हैं, जो बनाए हैं नियम, उनके अकॉर्डिंग ही धंधा करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर धंधा मंदा हो जाएगा। देखो सारी बातें आपको बताता हूँ, ये जजमेंट भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए इस जजमेंट के अंदर एक मुख्य बात बताई गई है। मुख्य बात ये है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो सिर्फ एक ही इंसान को बेच सकता है, दूसरे इंसान को नहीं बेच सकता है। पहली कंडीशन तो ये, कैसे, लाइक जैसे कोई प्लाट है, कोई भी खेत है, ये इस इंसान का है, इसने अपना प्लाट बेचने के लिए निकाल दिया और इसने क्या कर लिया, बयाना कर लिया इस इंसान के साथ में कि भाई ठीक है मैं तेरे को ये प्लाट बेच दूंगा, फलानी तारीख को मेरे को पेमेंट दे देना, मैं तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दूंगा, एनओसी दे दूंगा, फलाना दिगड़ा मुगड़ा जो भी चीजें थी। इसके साथ में बयाना हो चुका। बयाना बोले तो हिंदी में बेनामा बोल देते हैं, आम भाषा में बयाना बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि सेल डीड। इसके साथ में सेल डीड तैयार हो चुकी है। अब ये जो इंसान है ना, ये चाह के भी अब किसी दूसरे इंसान को प्लॉट संपत्ति नहीं बेच सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर ये चीजें बताई गई है जी। कई बार प्रॉपर्टी डीलर यही काम करता था अपने प्रॉफिट के लिए कि उसने मालिक से संपत्ति खरीद ली, अपने नाम बयाना करवा लिया, और बयाना करवाने के बाद फिर नया खरीदार ढूंढ रहा है। अब नया खरीदार मिल गया, 2-4 पैसे बचते हुए दिखे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करा दी, यानी कि अपना बीच में कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, जो पैसे बचने थे, जो मलाई आनी थी वो ले ली। तो वो क्या कर दिया, वो सिस्टम बंद कर दिया, जिसके नाम का बयाना होगा उसी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, दूसरे आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी नहीं। और जो मालिक है ना, वो चाह के भी अब उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को बेच ही नहीं सकता है। आपने नॉर्मली एक चीज देखी होगी अपने जो भाईचारे में होती है कि जिसने बयाना हुआ, जिन लोगों के बीच में प्रॉपर्टी का बयाना हुआ कि ये प्रॉपर्टी इतने रुपए में मैं तेरे को बेच दूंगा, जो भी पार्टी मना करेगी उसको डबल पेमेंट देनी पड़ती है। नॉर्मली भाईचारे की बात है, कोई ऐसा कानून नहीं है। तो ये तो मना कर देगा, भाई तू तेरी डबल पेमेंट ले ले, मैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता, लेकिन ये चाहता ओनली प्रॉपर्टी, ये डबल नहीं चाहता। तो अब ये है कानून, ये किसी और को बेच ही नहीं सकता है। एक बार जिसके साथ में बयान ना हुआ है उसी को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, चाहे ये डबल दे या ट्रिपल दे या फोर्थ दे, वो उसकी मर्जी है, वो बयाना रिजेक्ट करे या ना करे। तो जो खरीदार है, एक बार बयाना हो चुका है तो प्रॉपर्टी उसी के नाम आएगी, अब दूसरे बंदे के नाम पे नहीं आएगी। काफी सारे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो ये भी कर लेते थे कि किसी तीसरे बंदे के नाम पे ऐसे ही बयाना बनवा दिया नॉर्मली, भाई तेरे नाम पे करवा ले बयाना। एक विश्वास का जो कारण होता था, तो वो विश्वास का कारण अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसके नाम बयाना बनेगा उसी के नाम पे प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन पेमेंट देने का भी एक टाइम पीरियड होता है। इसने कह दिया कि 3 महीने में पैसे दे देना, बयाना आज कर लेते हैं। इसने पैसा नहीं दिया तो उसका भी जवाब बड़ा अच्छा दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। लेकिन एक चीज और भी बताई जाती है कि भाई जैसे मैं तेरे नाम पे बयाना कराऊंगा ना, यानी कि प्रॉपर्टी का जो हमारा जो सेल डीड बन जाएगी, वो तू है ना पेमेंट देती 10 दिन के अंदर अंदर अपने रजिस्ट्री करवा लेना। और वो रजिस्ट्री ये नहीं करवाता है तो फिर क्या बयाना कैंसिल हो जाएगा? फिर भी बयाना कैंसिल नहीं होगा। इस जजमेंट के अंदर ये चीज भी बताई है कि अगर इस बंदे की पेमेंट पूरी आ चुकी है तो अब मर्जी इसकी चलेगी जी, ये रजिस्ट्री कब करवाता है। लेकिन वो जो मर्जी, वो जायज मर्जी होनी चाहिए। जैसे कोर्ट में हड़ताल होगी, भाई 1 साल से हड़ताल चल रही है, मैं रजिस्ट्री कहाँ से करवा लूँ? तो अगर जायज है तो फिर चाहिए 1 साल के बाद रजिस्ट्री करवाओ, 2 साल के बाद रजिस्ट्री कराओ, ये किसी और को नहीं बेच सकता है। जिस दिन इसने सेल डीड बना दी है, प्रॉपर्टी पे राइट इसका आ चुका है, इसका राइट खत्म हो चुका है। ये 6 महीने में रजिस्ट्री कराओ, 2 साल में कराओ, 3 साल में कराओ, पर जो टाइम पीरियड जो लेट हो रहा है ना, वो जायज होना चाहिए। दूसरी बात एक अच्छी बता दी, आपको अजीब लगेगी, ये कह दिया कि इसके पास अगर पैसे ही ना हो तो, प्रॉपर्टी नाम करवाने के रजिस्ट्री के पैसे ना हो तो जब तक इसके पास में रजिस्ट्री के पैसे नहीं है तब तक भी ये इंसान चाह के किसी और को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है। आपने सुना होगा स्टाम्प ड्यूटी लगती है कोर्ट के अंदर, है ना। अब स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। लेडीज के नाम पे थोड़ा कम हो जाता है, जेंट्स के नाम पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे हरियाणा में 8% 6% है, लेडीज के नाम पे 6% है, जेंट्स के नाम पे 8% स्टाम्प ड्यूटी है। 10 लाख की प्रॉपर्टी के 80,000 रुपये हो गए, है ना। 20 लाख की प्रॉपर्टी के 1,60,000 रुपये हो गए, तो वो स्टाम्प ड्यूटी लगता है। अब इसके पास में स्टाम्प ड्यूटी के पैसे नहीं है तो ये कह सकता है मेरे पास जब तक स्टाम्प ड्यूटी के पैसे नहीं है ना, मैं मेरे नाम नहीं करवाता। तो ये जो व्यक्ति है जिसने क्या किया है, बयाना किया है, ये चाह के भी किसी दूसरे को नहीं बेच सकता। अब इसके पास स्टाम्प ड्यूटी के पैसे 3 साल के बाद होंगे तो 3 साल के बाद नाम करवा लेगा अपनी। अब ये चाह के भी किसी और को नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर इसके पूरे पैसे ना दे तो
तो क्या ये बयाना कैंसिल हो जाएगा? तो भी बयाना कैंसिल नहीं होगा, किस सिचुएशन में नहीं होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। पर इन सब चीजों के लिए ना एक मुख्य चीज ये है, जो ये बेनामा जो होता है ना, बयाना बोल देते हैं, सेल डीड जो होती है, ये क्या होना चाहिए? ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जी। रजिस्ट्रेशन समझ गए ना, यानी कि जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहां से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक नॉर्मल बयाना हम तैयार कर लेते हैं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कि मैं ये प्रॉपर्टी इसको बेच रहा हूँ, इतने रुपए गज के हिसाब से इस तारीख को पेमेंट होगी, फलाना दिखड़ा मुकड़ा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है ना तो वो जीरो कागज है, कोई वैल्यू उसकी नहीं होती है। लेकिन अगर हमने उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो क्या बन जाएगा? वो पक्का एक सेल डीड बन जाता है। फिर जो ये जजमेंट वाली बात है ये 100% लागू हो जाएगी। अब ये जजमेंट के अंदर वो सारी बातें आपको दिखा देता हूँ। और कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो पूरे इंडिया पे लागू होगा, ठीक है। और हर केस में इसकी मान्यता दी जाएगी, हर केस के अंदर। स्पेशल बात बता दी कि सारी चीजें ना धोखाधड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि मैंने बताया प्रॉपर्टी डीलर क्या करता, एक प्रॉपर्टी खरीद के उसका नाम का बयाना किसी ऐसे अपने नौकर के नाम करवा देता, मुनीम के नाम उसकी बना देता बयाना, फिर खरीदार ढूंढता रहता, जो अच्छे पैसे दिए उसके नाम पे भी ट्रांसफर कर दूंगा, अपना बीच में कोई लेना है नहीं, मिलाई मिलाई आ जाएगी। उस धोखाधड़ी को कम करने के लिए खैर मैं ना डायरेक्ट आपको मुद्दे पे लेकर चलता हूँ, और जिसको पूरी जजमेंट पढ़नी है मैं पूरी जजमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पढ़ लेना। अगर आपके संपत्ति का बेचने खरीदने का आप काम करते हैं, ये जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी जजमेंट है, ठीक है। तकरीबन एक डेढ़ घंटा लग जाएगा आपको पढ़ने में, बड़ी अच्छी जजमेंट है, पर आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है तो मेरे को अच्छा लगा कि बहुत अच्छा जजमेंट आया है। देखो मुद्दे की बात ये है, इसका 33.13 नंबर जो पैरा नंबर है ना, वो क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रतिवादी संख्या नंबर 2, और हाँ ये वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा? आप है ना डिस्क्रिप्शन में आपको करेंट ट्यूब ऐप का लिंक मिल जाएगा। आईफोन वालों के लिए भी है जो थोड़े अमीर होते हैं, एंड्रॉयड वालों के लिए भी जो थोड़े गरीब होते हैं, ठीक है। वहां पे जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे ना, इधर कॉर्नर पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करते आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, फ्री मटेरियल पे क्लिक करते आपको दिखाई देगा जजमेंट। जजमेंट में आपको मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी सेल परचेज की न्यू गाइडलाइन, ठीक है जी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। प्रतिवादी संख्या नंबर 2, बेईमान व्यक्ति प्रतीत होता है। कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया है बेईमान आदमी है। हम बहुत मजबूत कारणों से ऐसा कह रहे हैं भाई, ऐसा नहीं हवा में कह रहे हैं, जो न केवल मुकदमे के दौरान उसके आचरण से स्पष्ट है। भाई बंदे का बिहेवियर दिखा होगा, है ना, हमको कई बार हमको नजर नहीं आ जाता यार बंदा दिखने में तो लिच्चड़ दिख रहा है, अब हम उसके किसी मार्कशीट में थोड़ी लिख रखा है वो लिच्चड़ है, बिहेवियर से ही पता लगता है। तो जो न केवल मुकदमे के दौरान उसके आचरण से स्पष्ट है, बल्कि उसी भूमि के लिए विक्रय विलेख सेल डीड निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 के साथ मिली भगत से भी काम कर रहा है, जिसे वह पहले ही साइन कर चुका है। किसी दस्तावेज के पंजीकरण का मामला राज्य का है, जिसके किसी दस्तावेज के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है, ताकि वह स्टाम्प शुल्क के माध्यम से राशि में वंचित न हो। अब देख लो, अचल संपत्ति के ऐसे ट्रांसफर पर दे यदि क्रेता के पास स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का कोई साधन नहीं है, मैंने बताया ना, अगर उसके पास में रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, या पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा स्टाम्प शुल्क की अत्यधिक मांग की जाती है, या फिर जो रजिस्टर्ड होते हैं वो ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, भाई मेरे पास फिलहाल इतना पैसा नहीं है, जिसे क्रेता उस समय भुगतान करने में असमर्थ है, लेकिन वह इस तथ्य से संतुष्ट है कि विक्रेता ने बिक्री विलेख को निष्पक्ष और विधिवत निष्पादित किया है, इसे पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया है और इसे खरीदी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जिसका वह शांतिपूर्वक आनंद ले रहा है, तो वह किसी भी समय स्टाम्प ड्यूटी की कमी का भुगतान करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। तो पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज उस समय तक पंजीकरण प्राधिकरण के पास रहेगा जब तक कि कमी दूर नहीं हो जाती, यानी कि जब तक उसके पास में रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं आते तब तक वो जो सेल डीड है ना वो किसके पास रहेंगे? वो रजिस्टर्ड के पास में रहेंगे। तो जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो अब चाह के भी किसी और को नहीं बेच सकता। कई बार यही होता है कि जिस दिन मेरे नाम पे एनओसी आ जाएगी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी आ जाएगी, बाकी पैसे तेरे दे दूंगा, अब 3 साल तक उसके पास में पैसे नहीं है, तो वो मालिक क्या सोचेगा, यार इससे अच्छा तो मैं किसी और को बेच देता। तो जब तक उसके पास पेमेंट नहीं होगी, कागज कहाँ रहेंगे? रजिस्टर्ड के पास में, और वो किसी और के नाम प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। हालांकि कमी के कारण पंजीकरण की यह पेडेंसी विक्रेता को कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकती है, उसको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा कि जब तक तू तेरे नाम नहीं कराता तब तक तो मेरा को मुआवजा दे, मेरी प्रॉपर्टी यूज करा, फलाना करा। नहीं, उसके हाथ कुछ नहीं है, खाली हो चुके हैं। जिसने बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद विक्री विलेख निष्पादित करके अपने सभी अधिकारों को पहले ही समाप्त कर दिया। जिस दिन सेल डीड बनी है ना प्रॉपर्टी की, तो उस दिन से जो प्रॉपर्टी का जो मेन मालिक बन चुका है वो क्रेता बन चुका, खरीदार बन चुका है, उसने क्या कर दिया, अपने सारे अधिकारों को पहले समाप्त कर दिया। सेल डीड बनते ही जो एक्चुअल मालिक था जिसने संपत्ति बेची है उसका कोई हक नहीं होता सेल डीड बनते ही।
वह हस्तांतरित भूमि का मालिक केवल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि बिक्री का दस्तावेज पंजीकरण के लिए लंबित है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसका जो मामला है यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो मामला वो पेंडिंग पड़ा है। जब तक मामला पेंडिंग है तो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके नाम का बयाना बना है, वो मालिक वो है जी, भले वो टेम्परेरी मालिक हो, पर वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जजमेंट ये कहता है। ठीक है, तो यह क्रेता जो उस पर नहीं कर पाता। अब इसके अंदर एक अच्छी बात और लिखी, पैसे वाली। पार्टी पैसा ही ना दे तो क्या भी फिर भी दोबारा नहीं बेच सकता, तो उसका भी जवाब इसके अंदर बताया, पैरा नंबर 13.5। देखो, अगर पैसा नहीं देता तो क्या होता है होता है ना, बयाना तो करवा लिया, पेमेंट तो दो, हमारी पेमेंट नहीं दे रहा। विक्री प्रतिफल के भुगतान का प्रश्न केवल और केवल तभी उठेगा, भाई पैसा इसने मेरे को नहीं दिया इसलिए मैं दोबारा प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, इसका सवाल तभी उठेगा जब विक्रेता अपने दलीलों में और साथ ही अपनी दलील के समर्थन में अपने बयान में एक विशिष्ट बयान देता है कि उसने ना तो चेक से और ना नगद से कोई पैसा नहीं लिया है, माध्यम से कोई बिक्री का प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। अगर वो कोर्ट को भरोसा दिलवा देता है कि जनाब मेरे पैसे नहीं आए मेरे पास में, फिर क्या हो सकता है, फिर उसका बयाना कैंसिल हो सकता है। अगर वो कोर्ट को, और साबित किसको करना है, साबित करने की जिम्मेदारी है जी जिसने प्रॉपर्टी बेची है उसकी। और अगर वो ये बात साबित नहीं कर पाया तो कोर्ट यही मानेगा इसके पास में संपत्ति है। ये जजमेंट बता रहा है, देख लो। ऐसी कोई दलील ही नहीं दी तो वो जो बेचने वाला था ना तो उसने कोई ऐसी बात कोर्ट को बताई कि जी मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, ना उसने कोई ऐसी दलील दी है, और ना कि विक्रेता ने गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया है, और ना एज ए विटनेस बन के ये बात कही है कि जनाब मेरे पैसे नहीं आए, उस बात का मैं ही गवाह हूं। इंसान खुद अपनी गवाही खुद दे सकता है एफिडेविट के तौर पे। ठीक है, एफिडेविट के साथ भी माफी चाहूंगा। भले ही ऐसी कोई दलील दी थी, ऐसी दलील को साबित करने के लिए कोई और बयान नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तर्क को अपीलकर्ता के बयान में मामूली विसंगति पर आधारित होने के कारण उत्तरदाताओं का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि तेरे को पैसे मिले या नहीं मिले, या तो तू इसका सवाल उठाता पहले दिन आके कहता जी मेरे को पैसा नहीं मिला, जो हमारे बयान के अंदर जो सेल डीड के अंदर जो बात लिखी थी ना कि 90 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, वो पेमेंट मेरी नहीं हुई इसलिए मैं सेल डीड कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल करवा रहा हूँ। तो तूने तो ऐसी बात कही नहीं, तो अब तेरे को पैसा मिला नहीं मिला हमको कोई टेंशन नहीं है, हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं सेल डीड बना है, सेल डीड जिस बंदे का नाम का बना है उसी के नाम प्रॉपर्टी जाएगी, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। और इस मैटर को फिर क्या कर दिया था। वैसे तो पूरा जजमेंट पढ़ने का जी, पूरा जजमेंट पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका निष्कर्ष दिखा देता हूँ कोर्ट ने किया क्या। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जिसने प्रॉपर्टी बेची ना 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। देखो क्या किया कोर्ट ने, कहां गया। इस मामले के तथ्य इस योग्य है कि प्रतिवादी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अनुकरणीय लागत के साथ मुकदमा तय किया जाता है जिसकी मात्रा 10 लाख रुपए, केवल 10 लाख रुपए, जो कि 8 वीक के अंदर क्या करना है, अपीलकर्ताओं को भुगतान किया जाना है। जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है ना और जिसने बेची है उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया कि अब दे प्रॉपर्टी इनको दे। ठीक है, तो 8 वीक के अंदर क्या देना पड़ेगा, 8 सप्ताह लागत का भुगतान करने का दायित्व दोनों उत्तरदाताओं में से प्रत्येक द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। लागत के भुगतान का प्रमाण आज से 10 सप्ताह के भीतर, और जो इस पूरे मामले का मैटर था, पूरे मामले का जो खर्चा था वो 10 वीक के अंदर जमा करवाना है। तो जो खरीदने बेचने वाले हैं थोड़े सतर्क हो जाओ। ये जजमेंट पूरा पढ़ लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, ये मामला अभी का देख लो, जुलाई 19 2024 का ये मैटर है कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और मैं आपको एक केस नंबर भी दिखा देता हूँ, आपको गूगल से डाउनलोड करना हो अपनी लैंग्वेज में तो ये कर लेना। ठीक है, कौशिक प्रेम कुमार मिश्रा वर्सेस कांचीराविया। तो अगर आपने भी ऐसी कोई सेल डीड वगैरह बनाई है तो जिसके नाम की बनी है उसके नाम ही प्रॉपर्टी जाएगी, अदरवाइज देख लो 10 लाख का जुर्माना कैसे लगा। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूंगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। थैंक यू।